बोलिए यहां ऑक्सीजन एक ही था, CH3CHO में ऑक्सीजन एक ही था, एथाइल अल्कोहल में भी ऑक्सीजन एक ही है, तो बोलो ऑक्सीजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे अगर आप हाइड्रोजन देखेंगे यहां H3 और यहां हाइड्रोजन एक, तो टोटल हाइड्रोजन एसिटाल्डिहाइड में है 4। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, उस टॉपिक का नाम है फर्मेंटेशन। देखिए हमारे चैनल का नाम है नीट सरल, तो आपके लिए ऐसे ऐसे टॉपिक बायोलॉजी के बॉटनी में ढूंढ ढूंढ के लाएंगे हम, जिसमें बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है और टॉपिक बहुत आसान है, और एग्जाम के अंदर वो इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको +4 करके आएंगे। तो अभी आप देखिए कि आज हम इस टॉपिक को जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फर्मेंटेशन। 11th क्लास की एनसीईआरटी में प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर 14 है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसका ये टॉपिक है बच्चे, और टॉपिक का नाम है 130 नंबर पेज पर एनसीईआरटी में फर्मेंटेशन। देखिए फर्मेंटेशन को आप एनारोबिक रेस्पिरेशन से रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि जब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की हम बात करते हैं तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात की जाती है। प्लांट्स की रिस्पेक्ट में सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, सेल में चलने वाले रेस्पिरेशन की। और बताइए कि जब हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो और चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, जो पहला प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। नाम से क्लियर है, ग्लाइको मींस कार्बोहाइड्रेट और लाइसिस मींस ब्रेकडाउन, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन किया जाता है। तो बताइए फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते टाइम हमें ब्रेकडाउन करना है ग्लूकोज का। ग्लाइकोलाइसिस से शुरू करेंगे हम। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, C6H12O6 इसका फॉर्मूला है। बताइए जब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चलता है तो उसमें 10 रिएक्शंस हैं। देखिए ग्लाइकोलाइसिस के लिए मैं आपके लिए एक अलग और सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, इसलिए आज हम ग्लाइकोलाइसिस को यहां शॉर्ट में और बहुत सही तरीके से पढ़ते हुए फर्मेंटेशन पर फोकस करेंगे। तो बताएंगे कि जो ग्लूकोज है वो कुछ केमिकल रिएक्शंस को चलते हुए कन्वर्ट हो जाता है PgAl में, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, और इसे हम 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड लिखते हैं क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड के 3rd कार्बन पर फॉस्फेट होता है। लेकिन आपको साथ में यह भी समझना पड़ेगा कि जो ग्लिसरल्डिहाइड है उसमें 3 ही कार्बन होते हैं, 3 ही कार्बन होते हैं। तो आप समझो अगर ग्लिसरल्डिहाइड में सिर्फ 3 ही कार्बन है, सिर्फ 3 ही कार्बन है, और ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां 3PgAl के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि PgAl के 2 मॉलिक्यूल्स को बनाते टाइम ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल ATP कंज्यूम भी होते हैं, 2 मॉलिक्यूल ATP कंज्यूम भी होते हैं। फिर आप बताएं कि जो PgAl है, कौन है भाई? PgAl। ये PgAl आगे कन्वर्ट होता है 1,3-डाई PGA में, और 1,3-डाई PGA के एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितने? 3 कार्बन। 1,3-डाई PGA, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PgAl, और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एसिड तो PGA। बोलो ये कन्वर्जन होते टाइम जब एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होता है तो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, मींस ऑक्सीडेशन होगा PgAl का। तो बताएंगे इस रिएक्शन में यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा NADH2 का, जो कि बनेगा NAD+ से। लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि यहां पर हमारे पास अगर 3PgAl के मॉलिक्यूल 2 हैं तो 1,3-डाई PGA के मॉलिक्यूल्स भी कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। साथ ही साथ आप इस बात को भी ध्यान में रखें, अगर 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो NADH2 के मॉलिक्यूल्स भी कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो इसका मतलब अभी तक हम 2 ATP खर्च कर चुके हैं और 2 मॉलिक्यूल NADH2 का फॉर्मेशन कर चुके हैं, और 1,3-डाई PGA हमने बनाया। फिर आप बताइए कि इस 1,3-डाई PGA से आगे कुछ केमिकल्स रिएक्शन चलते हुए फॉर्मेशन होता है पाइरुविक एसिड का, पाइरुविक एसिड का। अब पाइरुविक एसिड में भी कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन। हम बताएंगे कि पाइरुविक एसिड में भी कार्बन कितने प्रेजेंट हैं? 3 कार्बन। अगर पाइरुविक एसिड का फॉर्मूला लिखा जाए तो C3H4
O3, C3H4O3। देखिए अगर आपके पास PGA के 2 मॉलिक्यूल हैं तो आप बताइए कि पाइरुविक एसिड के भी कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड में कार्बन कितने हैं? 3, तो 2 मॉलिक्यूल में कार्बन 6, तो देखो ग्लूकोज में कार्बन 6 थे, यहां पर भी कार्बन 6 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए 1 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड में ऑक्सीजन कितने? 3, 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड में ऑक्सीजन हो गए 6। बताइए ग्लूकोज में भी 6 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप बताएं पाइरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितना? 4, 2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने? 8, ग्लूकोज में हाइड्रोजन 12, तो कितने कम है बताओ? यहां 2 मॉलिक्यूल में 8 है, वहां एक मॉलिक्यूल में 12 है, तो 4 कम है, तो बोलो 4 हाइड्रोजन हमने निकाल दिए। कैसे निकाले? बोलो ये देखो NaDH2 बनाए हमने 2 मॉलिक्यूल, और एक NaDH2 में कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 मॉलिक्यूल NaDH2 में हाइड्रोजन कितने? 4, तो 4 हाइड्रोजन हमने निकाल लिए, मतलब सब कुछ बैलेंस चल रहा है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जब भाई 1,3-डाई-PGA से, किससे? 1,3-डाई-PGA से पाइरुविक एसिड बन रहा होता है तो इस टाइम पर टोटल 4 ADP मॉलिक्यूल, 4 ATP मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मतलब इससे आगे की 2-2 रिएक्शन चलेंगी तो टोटल 4 ATP बनेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड बनते टाइम। तो इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे ATP बनते 4 हैं, कंज्यूम कितने हो जाते हैं? 2। तो अगर मेरे से सीधा ही पूछ लोगे ना कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP फ्री हुए, तो मेरा सीधा आंसर होगा कि भाई 2 ATP फ्री हुए, सीधा ही। सही है बात या नहीं? और इस बार नीट के एग्जाम में क्वेश्चन भी था कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड, देन हाउ मेनी ATP नेट गेन। अब वहां एरोबिक या एनारोबिक की कोई बात नहीं की गई थी, इसका मतलब सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की बात चल रही है कि इस ग्लाइकोलाइसिस में जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो मुझे नेट ATP कितने मिलेंगे? तो हम कहेंगे हमें नेट ATP 2 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, क्योंकि 4 हमने बनाए और 2 ATP हमने खर्च किए, तो फ्री कितने हुए? 2 ATP। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब बताइए कि अगर सेल एनारोबिक कंडीशन में है, एनारोबिक कंडीशंस का मतलब है बच्चे की ऑक्सीजन जितनी उसको रिक्वायर्ड है उससे कम है या है नहीं? समझ रहे हैं बात या नहीं? तो बताइए इन एनारोबिक कंडीशंस जो पाइरुविक एसिड है, कौन? पाइरुविक एसिड, अगर वो यीस्ट के लिए बात करोगे, प्लांट सेल के लिए बात करोगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनिमल सेल की बात करेंगे तो लैक्टिक एसिड को बनाएगा। तो देखें हम कहें कि भाई इन एनारोबिक कंडीशंस कौन सी लेकर चल रहे हैं? इन एनारोबिक कंडीशंस कि जो पाइरुविक एसिड है, पाइरुविक एसिड ये कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में। जो पाइरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होगा, बोलो लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बोलेंगे C3H6O3। पाइरुविक एसिड में आप देखो बच्चों की कार्बन कितने हैं? 3। लैक्टिक एसिड में भी कार्बन 3 पूरे हैं। पाइरुविक एसिड में ऑक्सीजन कितने? 3। लैक्टिक एसिड में ऑक्सीजन कितने? 3 पूरे हैं। पाइरुविक एसिड में हाइड्रोजन कितने? 4। लैक्टिक एसिड में हाइड्रोजन कितने? 6। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। तो कहां से आए? तो बताइए ये जो NaDH2 आपने बनाया ना, ये वाला NaDH2, बताइए ये NaDH2 यहीं पर साइटोप्लाज्म में ही कन्वर्ट हो जाएगा NaDH2 NAD+ में, और NaDH2 के हाइड्रोजन आपने यूज कर लिए और पाइरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। बताइए हमारे पास यहां पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल कितने हैं? 2। तो आप बताएं बच्चे कि लैक्टिक एसिड भी कितने बनेंगे? 2। और अगर लैक्टिक एसिड 2 बनेंगे ना बच्चे, तो यहां हाइड्रोजन जो है बच्चे वो भी तो 2 बार काम आएंगे। तो हम बताएंगे कि दोनों NaDH2 जो है, दोनों NaDH2 वो NAD+ में कन्वर्ट हो गए, और इस प्रोसेस को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो कि हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। और ये सेम रिएक्शन बच्चे आपको
हमारी मसल्स में भी देखने को मिल जाती हैं। जब आप मस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं तो मसल्स के बारे में बताया जाता है कि अगर एनिमल ह्यूमंस की मसल्स से ज्यादा काम करवाया जाए तो उनकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, और जब उनकी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पाती तो आपकी मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, मींस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे। और आप ध्यान दीजिए, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनने तक जो NADH2 हमने बनाए थे वो हमने फिर से यूज कर लिए हैं। सिर्फ हमें मिला तो सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिले लैक्टिक एसिड के साथ। लेकिन वहीं कुछ ऑर्गेनिजम्स में आप बताइए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन चलता है। क्या चलता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी हम सेम चीज लिखेंगे कि फर्मेंटेशन होगा कब, तो हम कहेंगे कि भाई फर्मेंटेशन होगा इन एनारोबिक कंडीशंस में। कौन सी कंडीशंस में? एनारोबिक कंडीशंस में। तो हमने कहा इन एनारोबिक कंडीशंस। विच कंडीशंस? एनारोबिक कंडीशंस। आप बताएं कि जो पाइरुविक एसिड है, कौन? पाइरुविक एसिड, वो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होता है एसिटाल्डिहाइड में। किसमें? एसिटाल्डिहाइड में। बताएंगे CH3CHO। एसिटाल्डिहाइड की बात कर रहे हैं हम, और एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला है CH3CHO। बताइए पाइरुविक एसिड में कार्बन कितने? तो बच्चा कहता है पाइरुविक एसिड में कार्बन 3, लेकिन एसिटाल्डिहाइड में अगर आप कार्बन देखेंगे तो 2 ही हैं, CH3 में 1 और CHO में 1। तो इसका मतलब एक तो यहां से कार्बन रिलीज हो गया है। अब आप बताइए कि पाइरुविक एसिड में हाइड्रोजन कितने? तो हम कहेंगे पाइरुविक एसिड में हाइड्रोजन 4, और एसिटाल्डिहाइड में हाइड्रोजन 4, CH3 3 के साथ 1 और CHO में 1, टोटल हाइड्रोजन 4। तो बोलो हाइड्रोजन तो पूरे हैं। इधर देखेंगे तो पाइरुविक एसिड में अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो हम कहते हैं O3, मतलब ऑक्सीजन कितने हैं? 3, और एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। इसका मतलब यह हो गया कि यहां 2 ऑक्सीजन रिलीज हो गए हैं, मींस पूरा एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया है। मींस इस प्रोसेस में पाइरुविक एसिड से एसिटाल्डिहाइड बनते टाइम डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है। क्या हुआ है? डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है। अब आप बताएं कि जब डी कार्बोक्सिलेशन हुआ तो पाइरुविक एसिड से एसिटाल्डिहाइड बना और CO2 रिलीज हो गया। अब बताएं कि भाई अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जैसे कि पाइरुविक एसिड से डायरेक्ट लैक्टिक एसिड बन गया था, डायरेक्ट अल्कोहल का फॉर्मेशन यहां पर नहीं होगा। पहले एसिटाल्डिहाइड बनेगा और फिर एसिटाल्डिहाइड से आगे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और जो अल्कोहल यहां बनता है बच्चे उसे हम एथेनॉल कहेंगे। हम कहेंगे C2H5OH, एथेनॉल। एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है, एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे हम एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं कि भाई एथेनॉल बना है। अब आप देखो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन काउंट करते हैं हम एथाइल अल्कोहल के अंदर। बताइए कि एथाइल अल्कोहल में कार्बन है C2, तो बताइए एसिटाल्डिहाइड में भी कार्बन 2 थे, तो पूरे 2 कार्बन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए यहां ऑक्सीजन एक ही था, CH3CHO में ऑक्सीजन एक ही था, एथाइल अल्कोहल में भी ऑक्सीजन एक ही है, तो बोलो ऑक्सीजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे अगर आप हाइड्रोजन देखेंगे, यहां H3 और यहां हाइड्रोजन 1, तो टोटल हाइड्रोजन एसिटाल्डिहाइड में है 4, और एथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन है 5 और एक OH वाला 6। इसका मतलब 4 से 6 हाइड्रोजन कैसे पूरे होंगे? तो आप बताएंगे जो आपने NADH2 यहां साइटोप्लाज्म में बनाया है, वो NADH2 जो कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट बने थे ना ये NADH2, बोलो वही NADH2 यहां काम आ जाएंगे। तो बताइए NADH2 कन्वर्ट्स इनटू NAD+। और आप बताएं पाइरुविक एसिड के अगर मॉलिक्यूल 2 हैं तो बताइए एसिटाल्डिहाइड के भी मॉलिक्यूल 2 बनेंगे, एथाइल अल्कोहल के भी मॉलिक्यूल 2 बनेंगे, और 2 मॉलिक्यूल एथाइल अल्कोहल बनाने के लिए हमें NADH2 भी 2 खर्च करने पड़ेंगे। इसका मतलब दोनों NADH2 जो आपने ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनाते टाइम बनाए थे वो काम आ गए हैं। तो बेसिकली आप बताइए कि जब आप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपको अल्कोहल मिलता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और साथ ही साथ आपको 2 ATP साथ में मिलेंगे।
तो बताएं ये प्रोसेस इधर जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है ये तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ एनसीईआरटी ने जब ये हेडिंग लिखी तो लिखा फर्मेंटेशन, क्या लिखा? फर्मेंटेशन। लेकिन आपको यह भी समझना है कि एनसीईआरटी ने जब ये फ्लो चार्ट हमें बना के दिया 130 नंबर पेज पर, तो नीचे जो हेडिंग लिखी है फ्लो चार्ट के लिए वो एनारोबिक रेस्पिरेशन लिखा है। इसका मतलब फर्मेंटेशन के लिए ही एनसीईआरटी ने टर्म यूज कर दी, क्या? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आपको समझना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनसीईआरटी लिखती है कि जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो एरोबिक की कंपेयर में लेस देन 7% एटीपी एनर्जी बनती है, लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होती है, लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होती है। किसमें भाई? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एक बात तो आपको ये याद करनी है। दूसरा आपको एक बात समझनी है ये कि भाई एनसीईआरटी ने हमें एग्जांपल दिया है यीस्ट सेल का। किसका? यीस्ट सेल का। और बताइए यीस्ट सेल में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। और मेरे बच्चे ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो यीस्ट सेल का है तो एनसीईआरटी ने कहा है कि यीस्ट सेल एल्कोहल फॉर्मेशन हमेशा लेस देन 13% ही करेगी। 13% या 13% से ज्यादा अगर अल्कोहल बन जाए यीस्ट सेल के अंदर तो बताइए इससे यीस्ट सेल की खुद की ही डेथ हो जाती है। इसका मतलब यह हो गया कि भाई लेस देन 13% अगर अल्कोहल यीस्ट सेल में बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 13% या 13% से ज्यादा अल्कोहल बनता है यीस्ट सेल के लिए तो वो उसके लिए टॉक्सिक हो जाता है। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा कि नेचुरली, देखो वहां जब आप फर्मेंटेशन प्रोसेस पढ़ते हैं ना तो सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में एनसीईआरटी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए नेचुरली फर्मेंटेटेड जो सॉल्यूशंस होंगे, नेचुरली फर्मेंटेटेड सॉल्यूशन, उनमें कितना अल्कोहल बनेगा? तो आपका आंसर होगा लेस देन 13% बनेगा, क्योंकि 13% या 13% से ज्यादा अल्कोहल तो नेचुरल बन ही नहीं सकता ना। यीस्ट के लिए क्या है? वो टॉक्सिक है। फिर एनसीईआरटी ने यह भी लिखा है वहां पर क्वेश्चन पूछते हुए हमसे कि भाई फिर प्योर अल्कोहल 90% 95% तक हमें मिलता है तो वो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो बताइए प्योर अल्कोहल जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं आर्टिफिशियली, और इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। 12th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगा आपको डिस्टिलेशन। तो बताइए अगर आप 13% से ज्यादा अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर आप आर्टिफिशियली कर रहे हैं। नेचुरली तो अल्कोहल लेस देन 13% ही बनता है। साथ ही साथ एक बात बहुत अच्छी से आपको यहां पर एक और अच्छी से याद करनी है, वो बात ये याद करनी है कि भाई NADH2 से NAD+ जो बन रहा है, चाहे आप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें और चाहे आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें, आप बताएं कि NADH2 से NAD+ का जो फॉर्मेशन है ये एरोबिक रेस्पिरेशन में फास्ट होता है। एनसीईआरटी इसे वीगरस लिखती है कि कन्वर्जन ऑफ NADH2 into NAD+ is vigorous in the aerobic respiration as compared to fermentation। हालांकि फर्मेंटेशन के टाइम पे भी आप देखो NADH2 जो है वो NAD+ में कन्वर्ट हो रहा है, चाहे आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ रहे हो और चाहे आप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ रहे हो, NADH2 NAD+ में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन आपको समझना है कि NADH2 से NAD+ का कन्वर्जन एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान भी होता है, और यह बात ध्यान रहे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में NADH2 का NAD+ में कन्वर्जन फास्ट होता है। और यहां ये जो प्रोसेस है यहां से लेकर यहां तक ये पूरा जो मैं कवर कर रहा हूं बच्चे, इसे आप ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। तो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना ग्लाइकोलाइसिस है। ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के लिए कॉमन है। इससे आगे डिसाइड होता है, अगर ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया तो बोलो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और अगर ये यहीं साइटोप्लाज्म में ही रह गया, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करता, साइटोप्लाज्म में ही रह गया, और साइटोप्लाज्म में ये या तो लैक्टिक एसिड बना देगा या फिर अल्कोहल बना देगा,
वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है या कौन सी सेल है। मींस फर्मेंटेशन प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये टॉपिक बच्चे आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्मेंटेशन का है। फर्मेंटेशन टॉपिक को हमने पढ़ा है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ भी आई होंगी और आपने ये टॉपिक पढ़ते टाइम साथ में एनसीईआरटी रखी होगी और एनसीईआरटी को भी आप रीड करिए। ध्यान रहे, ऐसे ही टॉपिक्स जो बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज करते हैं इस चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेंगे और बॉटनी के टॉपिक्स लेकर मैं हमेशा आता रहूंगा आपके लिए। पढ़ते रहिए बच्चे और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें और चैनल हमारा आप सब्सक्राइब खुद भी करें और दूसरों को भी करवाएं ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उन तक भी ये सब पहुंच पाए और वो भी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा से कर पाए।